बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं प्रोग्राम कैपिटल लाइव विद अनीका। मैं हूं आपके साथ अनीका निसार। नाज़रीन, पाकिस्तान की सियासत एक तरफ आबोताब से जारी है, दूसरी तरफ एक बहुत अहम मसला बनता चला जा रहा है। वो ये कि नवाज शरीफ साहब और शहबाज शरीफ साहब की वालिदा का जनाजा और उससे पहले शहबाज शरीफ साहब को पेरोल पर रिहा करना, इसके ऊपर हुकूमत और ऑपोजिशन जो है सियासत भी कर रही है। अभी थोड़ी देर पहले ही एक जगह पर एक सीनियर सहाफ़ी हसन निसार साहब ने कहा कि ये सारी चीज़ें स्क्रिप्टेड हैं। ये सारी चीज़ें अगर स्क्रिप्टेड हैं, तो फिर किस तरीके से मामलात आगे बढ़ रहे हैं और क्या किसी की जो डेथ है उसको स्क्रिप्टेड या उसके बाद जो तमाम मामलात हो रहे होते हैं उसको स्क्रिप्टेड कहा जा सकता है? ये एक बहुत अहम सवाल है जो कि हम आज अपने चंद मेहमानों के सामने रखेंगे। इसके साथ-साथ आज आला सतही मिलिट्री मुलाकात जो कि कोर कमांडर्स की मीटिंग हुआ करती है, वो हुई। उस कोर कमांडर की मीटिंग के अंदर किसी भी मिस एडवेंचर से निबरदाजमा होने के लिए पाक अफवाज की तैयारी के हवाले से एक बार फिर अज़्म दोहराया गया और ये अज़्म हमेशा से कायम है। इसको बार बार रीटरेट करना इसलिए जरूरी होता है ताकि दुश्मन तक भी ये पैगाम पहुंचता रहे। ये दुश्मन कौन है, क्या चाह रहा है, क्यों चाह रहा है पाकिस्तान से, इस हवाले से भी आज हम गुफ्तगू करेंगे। और इस तनाजुर को, ये जो मिस एडवेंचर का तनाजुर हो सकता है या पॉसिबल मिस एडवेंचर हो सकता है हमारे दुश्मन भारत की तरफ से, इसको पाकिस्तान की सियासत के साथ भी जोड़कर और ओवरलैप करके देखेंगे। इसके साथ साथ आखिरी सेगमेंट में हम बात करेंगे कोरोना वायरस की। कोरोना वायरस जैसे जैसे बढ़ रहा है वैसे वैसे अंदाजा होता चला जा रहा है और बहुत सारे डॉक्टर्स भी इस बात की तस्दीक कर रहे हैं कि ये वाली कोरोना की वेव पिछले कोरोना वायरस की वेव से कई ज्यादा मुहलिक साबित हो सकती है। लेकिन अफसोस की बात यह है कि पाकिस्तान में बहुत बेशतर लोग ऐसे हैं जो कि ये समझते हैं कि कोरोना कुछ नहीं है, मास्क पहनने की जरूरत नहीं है। अगर तस्वीरों के अंदर किसी ने मास्क नहीं पहना हुआ, किसी लीडर ने या किसी सियासतदान ने, तो हमने भी मास्क नहीं पहनना। अनफॉर्चुनेट बात यह है कि शायद हमारे जो आला इक़्तिदार में बैठे हुए लोग या अशराफिया को जो सहूलियात मुयस्सर होंगी इलाज मुआवजे की, वो एक आम आदमी को नहीं मुयस्सर होंगी। इसलिए हमारा एसओपीज़ फॉलो करना मेरा आपका और भी ज्यादा जरूरी हो जाता है। आखिरी सेगमेंट में हम इसके हवाले से भी बात करेंगे। हमारे साथ जो आज मेहमानान मौजूद हैं, मैं उनका तारुफ करवाऊंगी और एक एक करके सबसे डिस्कशन करेंगे ताकि मौजू जो है वो डिबेट में कहीं गुम ना जाए। हमारे साथ सबसे पहले होंगे डॉक्टर अफनानुल्लाह, पीएमएलएन के लीडर हैं और मुशाहिदुल्लाह खान साहब के साहबजादे भी हैं। बहुत शुक्रिया डॉक्टर अफनान, आपने हमें ज्वाइन किया। इसके बाद नेक्स्ट सेगमेंट में हमें ज्वाइन करेंगे उस्मान सईद बसरा साहब जो कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा हैं और ऑफ कोर्स अ वेरी यंग एंड डायनामिक पर्सनालिटी एज वेल। बहुत शुक्रिया उस्मान, आपने भी हमें ज्वाइन किया। एट द एंड, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, डॉक्टर नसीम अख्तर हमें ज्वाइन करेंगी जो कि पिम्स में इन्फेक्शियस डिजीजेस का जो स्पेशली कोविड आइसोलेशन सेंटर बनाया गया था उसकी सरबराही करती रही, खुद भी कोविड में मुब्तला हुई और बहुत सारे इस तरह के जो मरीज हैं कोविड के, बहुत सीरियस मरीज, उनको भी ट्रीट करती रही। तो उनसे भी जानेंगे कि आखिर कोविड की सिचुएशन क्या है। सबसे पहले हम डॉक्टर अफनान की तरफ जाएंगे, लेकिन उससे पहले हम एक ब्रेक लेंगे। ब्रेक के बाद वापस आएंगे और शो का बाकायदा आगाज करेंगे। वेलकम बैक आफ्टर ब्रेक। ब्रेक पे जाने से पहले हम लोग बात कर रहे थे कि सबसे पहले जरा पीएमएलएन के मामलात की तरफ चलते हैं। नवाज शरीफ साहब और शहबाज शरीफ साहब की वालिदा और मरियम नवाज साहिबा और हमजा शहबाज शरीफ साहब की दादी की जो आखिरी रसूमात है वो होने वाली हैं। उनका जसद खाकी जो है वो पाकिस्तान पहुंचेगा और उसके बाद फिर आखिरी रसूमात के हवाले से चीजें फाइनलाइज होंगी। डॉक्टर अफनान, थैंक यू सो मच, आपने ज्वाइन किया। इस हवाले से बहुत सारे लोग ये कह रहे हैं कि जहां पेरोल पे रिहा कल करना है वहां पहले कर दें, जहां इतना अरसा जो है आप लोगों ने जेल में रखा है वहां 3-4 दिन अगर एक्स्ट्रा वो बाहर भी रह लेंगे तो क्या फर्क पड़ेगा। लेकिन हुकूमत की तरफ से एक चीज बड़ी वाज़ेह है कि कानून सब पे बराबर का उसका इतलाक होगा, उसके लिए कोई बड़ा छोटा नहीं है। इस मौक़िफ़ के बारे में डॉक्टर अफनान, व्हाट डू यू थिंक अबाउट दिस, स्पेशली एक ऐसे मौके पर? देखिए, पाकिस्तान के अंदर कानून एक तो है नहीं। एक कानून जो है वो मुस्लिम लीग नून के लिए है और उनके सरबराहों के लिए है, और एक कानून जो है वो बाकी एक और एलीट क्लास है हमारे मुल्क में उनके लिए है। तो अगर कानून आपने मतवाज़ी करना है सबके लिए, तो फिर आपको पहले तो ये करना चाहिए कि आप कोई केस बिल्ड करें हमजा साहब के ख़िलाफ़, शहबाज शरीफ साहब के ख़िलाफ़, जो कि आपसे पिछले 1.5 साल में नहीं हुआ।
आपने कहा कि जी बात शुरू की कि 60,000 अरब रुपए की करप्शन है, रोज़ाना पता नहीं कितने 100 अरब रुपए की करप्शन है, और इतने बड़े बड़े झूठे दावे किए गए। और उसके बाद जब जो है वो मामला निकला, तो अब ये है कि नैब के पास, तो नैब ने सब कुछ जो करना था कर लिया, उनके पास कुछ नहीं आया। अब ले दे के एंटी करप्शन जो इस्टेब्लिशमेंट है पंजाब की, उसको इस्तेमाल कर रहे हैं और कह रहे हैं कि जी छोटे छोटे केसेस हैं, जो कि किसी का पेट्रोल स्टेशन है, किसी का कुछ है। तो एक तरफ ये बात करते थे कि हमने 60,000 अरब रुपए की करप्शन कर दी है और हमने पता नहीं कितने खरबों रुपए पाकिस्तान से बाहर भेज दिए हैं, और दूसरी तरफ हमारे खिलाफ इनको भैंस चोरी का मुकदमा भी नहीं मिलता। तो ये बुनियादी तौर पर ये इंटरेस्टिंग पॉइंट है। बट आपने थोड़ी देर पहले फरमाया कि पाकिस्तान में एक कानून तो है नहीं, मुख्तलिफ कवानीन है। तो ये जो कानून का इख्तलाफ है या कानून का दोहरा मयार है, ये किसका कसूर है? पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का कसूर है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को तो आए हुए जुमा 8 दिन हुए, तकरीबन 2.25 साल उनके मुकम्मल हुए, 3 साल 3.25 साल उनके रहते हैं। आप थे इख्तिदार में, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी थी इख्तिदार में, आप लोगों के टाइम पर ये नैब बनी, आप लोगों ने जो है वो पॉलिटिकल एक दूसरे के खिलाफ केसेस बनाना शुरू किए। तो ये कसूर हुकूमत पे तो नहीं डाला जा सकता ना, ये उस कसूर का जिम्मेदारी तो आप लोगों को लेनी। देखिए, मेरा ये ख्याल है कि पाकिस्तान के अंदर जो ये मसाइल हैं, ये आज के बिल्कुल नहीं है, आप दुरुस्त कह रही हैं। और ये मसाइल 1947 में ही शुरू हो गए थे कि बहुत सारे लोग इस मुल्क के अंदर अपने आप को कानून से बालातर समझते हैं आज भी, और पीटीआई बेसिकली उनकी नुमाइंदा जमात है इस वक्त। और क्योंकि जो है वो उनको प्रोटेक्शन हासिल है, मिसाल के तौर पे आप ले लें, इमरान खान साहब जो हैं उनके ऊपर बेताशा करप्शन के कहते हैं इल्ज़ामात भी हैं, उनके पास एसेट बियॉन्ड मीन्स के पता नहीं कितना ज़्यादा उनके ऊपर केसेस बांध सकते हैं, लेकिन आज तक कोई एक्शन नहीं हुआ। इसके अलावा और फिर वो आपके सामने आया था एक बहुत मशहूर पिज़्ज़ा वाला केस, फिर और पता नहीं कितने केसेस हैं। तो बुनियादी तौर पे बात ये है कि नैब जो है उसको एक पॉलिटिकल इंजीनियरिंग का टूल बनाया गया है, यानी कि अकाउंटेबिलिटी को आपने यूज़ किया अपने मुखालफिन को दबाने के लिए। अगर तो अकाउंटेबिलिटी का कानून आप एक बनाते और वो अक्रॉस द बोर्ड होता नहीं, लेकिन जब पीपल्स पार्टी कह रही थी आप लोगों को कानून चेंज करने का, तब आप लोग डट गए थे, आप सीसा पे लाई दीवार जैसे खड़े हो गए थे कि नहीं जी हम लोगों ने ये कानून तब्दील नहीं करना। क्या कानून पे बहुत ज्यादा भरोसा था, या फिर इस बात पे भरोसा था कि इसका शिकार हम नहीं होंगे? देखिए, हमसे भी गलतियां हुई हैं, पहली बात तो ये, हम कोई फरिश्ते तो है नहीं, हमसे भी गलतियां हुई, हम इंसान हैं। लेकिन हमारा जो बुनियादी सोच थी, मैं आपको वो बता देता हूँ, नैब के कानून के पीछे हमारी ये सोच थी कि पाकिस्तान के अंदर अगर अकाउंटेबिलिटी का कोई कानून नहीं होगा तो उसकी वजह से करप्शन बढ़ेगी, और हम इन प्रिंसिपल अकाउंटेबिलिटी के इदारे को भी ख़त्म नहीं करना चाहते थे। ये हमारी सोच थी और हमारी नेक नियति थी। लेकिन हमने जो सोच बनाई थी, पीपल पार्टी ये समझती थी कि इसका इस्तेमाल इस तरह होगा, और उसके अंदर पीपल पार्टी की जो बात है वो सच साबित हुई। लेकिन इसके अंदर अफसोस की बात ये है कि हमारे मुल्क के अंदर ही ऐसे लोग हैं जो कि हमारे मुल्क के इदारों को कंट्रोवर्शियल कर रहे हैं, और हमारे मुल्क के इदारों के अंदर आप देखें ना, आप मुझे बताएं कौन नैब की बात के ऊपर ट्रस्ट करे? I have to stop you over here, right over here. इदारों को कंट्रोवर्शियल करने की जब बात आती है ना, तो अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के जो आजकल प्लेटफॉर्म से कुछ तकारीर हो रही हैं, क्या वो इदारों को कंट्रोवर्शियल नहीं बनाती? स्पेशली जब हमसाया मुल्क वही स्टेटमेंट्स उठा के, चाहे वो यार सादिक साहब की स्टेटमेंट हो या PMLN के कायद नवाज शरीफ साहब की स्टेटमेंट्स हो, उनको उठाकर इस कदर उछालता है कि वो फिर एक एंटी पाकिस्तान नैरेटिव बनता हुआ नजर आता है। देखिए, बात यह है कि पॉलिटिकल पॉइंट स्कोरिंग तो अपनी जगह पे है, लेकिन अगर आपने इस तरह के इवेंट्स या इस तरह की बातें अगर उठानी है, तो फिर इमरान खान साहब के जो बहुत सारे बयानात हैं, इंडिया में जाके उन्होंने ISI और फौज के खिलाफ बात की है, वो तो बहुत ज़्यादा है। हमने तो देखें बुनियादी तौर पे बात ये की है कि वो भी गलत है, और हमने जो बात की है वो हमने आइन और कानून की बात की है। हम ये कहते हैं कि अगर कोई इदारा जो है उसका जो सर्कल है वो दिफा का है, तो वो दिफा में रहे, और ये पाकिस्तान का आइन और कानून भी यही कहता है। अगर कोई उससे बाहर निकल रहा है तो उससे प्रॉब्लम्स क्रिएट होती हैं, और उन प्रॉब्लम्स की वजह से फिर मुल्क में मसाइल आते हैं। अब आप ये देख लेना, पिछले 2.5 साल के ये मसाइल जो है ये अल्टीमेटली स्टार्ट इधर से होते हैं कि इलेक्शन होता है, और इलेक्शन के बाद जो फरीक जीतता है वो कहता है इलेक्शन बिल्कुल साफ शफाफ था, और जो नहीं जीतता वो कहता है कि धांधली हुई थी। ये हम लोगों ने 2013 में आप लोगों की जीत के बाद PTI को करते देखा, और 2018 में आप लोगों की हार के बाद आप लोगों को करते देखा PTI की जीत के बाद। नाउ द क्वेश्चन इज कि घूम फिर कर बात ये आ जाती है कि क्या आप लोग हुकूमत के साथ बैठकर इलेक्टोरल रिफॉर्म्स करने को तैयार है? अभी हाल ही में
हुकूमत की तरफ से ये अनाउंसमेंट भी हुई थी कि हम सारे सिस्टम को इलेक्ट्रॉनिक कर देंगे। वजीर आजम इमरान खान साहब ने बोला था। वुड यू सपोर्ट दैट? क्या आप लोग उसके हामी होंगे? देखिए, मैं तो 110% इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग के खिलाफ हूँ, क्योंकि उसकी वजह ये है कि इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग को मैनिपुलेट करना बहुत आसान है। मिसाल आप ले लें, आपने इलेक्ट्रॉनिक वोट के अंदर किया कि आपने एक पैनल बनाया, टेक्नोलॉजी का एक कोई भी सर्वर लगाया, बैकएंड पे आपके एक बंदा आया, उसने वोट डाला, वो वोट पीछे चला गया एनोनिमसली। लेकिन अगर हमारे मुल्क में आरटीएस सिस्टम बैठ सकता है, तो फिर ये वाले सिस्टम को तो पिछली दफ़ा तो आपको तमाम पोलिंग स्टेशनों में घुसना पड़ा था, इसमें तो आपको किसी पोलिंग स्टेशन में भी नहीं घुसना पड़ेगा। आपने सिर्फ इलेक्ट्रॉनिकली रिजल्ट को चेंज करना है और हल्कों का रिजल्ट चेंज होना शुरू हो जाएगा। तो मैं तो सख्त खिलाफ हूँ इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग सिस्टम का, और इसकी कोई ज़रूरत भी नहीं है। दुनिया की बहुत बड़ी बड़ी डेमोक्रेसीज हैं, उधर इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग नहीं होती, पहली बात। दूसरी बात यह है कि हमने जो देखिए, पीटीआई ने मई 2013 में इमरान खान ने इलेक्शन रिजल्ट एक्सेप्ट किया था। ये उसके एक साल बाद उन्होंने कहा कि 4 सीटें, और 4 सीटें भी जब हमने कहा तो उसमें भी 3 हम लोग जीते, एक जो है वो लोग जीते। तो मतलब कि उसके अंदर भी उनके पास कुछ निकला नहीं। तो इन्होंने ज़ाहिर है, आप मुझे बताएं ना, अगर आपने केस बिल्ड करना है किसी के खिलाफ, तो आप ये तो नहीं कहेंगे ना कि वो बड़े अच्छे बड़े ईमानदार है लेकिन हम फिर भी उनके खिलाफ है। तो इन्होंने हमारे खिलाफ एक केस बिल्ड किया। अब जो हमारा मुद्दा है ना, वो ये है कि जो 25 जुलाई 2018 का इलेक्शन था वो रिग्ड था, और वो मैंने खुद लड़ा है। आप यकीन करें, हमें एज अ नेशनल असेंबली का क्या कहते हैं कॉन्टेस्टेंट, हमें पोलिंग स्टेशन के अंदर घुसने नहीं दिया गया, हमारे पोलिंग एजेंटों को निकाल दिया गया। गिनती के टाइम हमारे पोलिंग एजेंट अंदर नहीं थे, फॉर्म 45 पे साइन नहीं हुए। कराची से लड़े हैं डॉक्टर अफनान, और कराची में 2013 के अंदर भी धांधली मैंने अपनी आंखों से देखी है। उस टाइम पे N250 हुआ करता था, और वहां भी उस टाइम पर भी धांधली मैंने अपनी आंखों से देखी है। तो कराची और पूरे मुल्क, ये ख्वाजा आसिफ साहब भी तो जीते हैं, ख्वाजा आसिफ साहब जीते हैं, तो वहां से धांधली क्यों नहीं कही जा रही कि धांधली हुई? देखिए, पहली तो बात ये है कि आपको कॉन्टेक्स्ट थोड़ा सा देखना चाहिए। मुस्लिम लीग नून जो है वो इलेक्शन नॉर्मल सिनारियो में आराम से जीत जाती। हमें हराने के लिए पूरा एक सिस्टम बनाया गया। किसी ने मुझे आप बताएं ना, कभी पाकिस्तान की तारीख में इस तरह हुआ है कि हर पोलिंग स्टेशन के अंदर इस तरह लोगों को घुसेड़ा जाए और उनको जो है वो प्रिजाइडिंग ऑफिसर को कमरों में बंद कर दें और वो कहें हम इलेक्शन रिफॉर्म्स की तरफ आए ना। इलेक्शन रिफॉर्म्स में क्या डिमांड है पीएमएलएन की? देखिए, इलेक्शन पहली बात ये है कि हम पीटीआई की हुकूमत से कोई बात नहीं करना चाहते, क्योंकि आप इनसे कोई भी संजीदा बात करें तो ये कहते हैं एनआरओ मांग रहे हैं। इनसे आप कोई एफएटीएफ पे कहें ये वाली चीज ना डालो, वो ना डालो, ये कहते हैं एनआरओ मांग रहे हैं। तो इन लोगों से ये गैर संजीदा लोग हैं, इनसे बात करने का कोई फायदा नहीं है, एक बात। दूसरी बात ये है कि इलेक्टोरल रिफॉर्म के अंदर जो हमारी फंडामेंटल डिमांड है वो ये है कि हम नहीं चाहते कि दिफा का कोई इदारा, कोई जो है किसी पैरामिलिट्री फोर्स जो है वो पोलिंग स्टेशनों के अंदर जाए। ये इसके हम सख्त खिलाफ है, और हम इलेक्शन ऐसा कोई भी हुआ तो इस मुल्क के लिए नतायज बड़े खौफनाक होंगे, और हम ये पहले बता रहे हैं कि इस तरह का कोई काम नहीं किया जाए। और जो सिविल इदारे हैं आपके, आप उनको काम दें। उनके अंदर अगर कहीं पे कोई मसाइल आते हैं तो आप जो है उसको फिर कॉन्टेस्ट करें कोर्ट के अंदर जाके। लेकिन हम जो है Point noted. डॉक्टर अफनान, मुझे ब्रेक की तरफ जाना है, बट थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग मी इन माय शो। वक्त और होगा इंशाल्लाह, हम इस को किसी और दिन भी रखेंगे, बट थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग मी इन माय शो। मैं ब्रेक की तरफ जाऊंगी, ब्रेक के बाद वापस आएंगे। उस्मान सईद वसरा, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा भी हमारे साथ मौजूद होंगे, और अल्टीमेटली इस सियासी सिनेरियो को डिफ्यूज कैसे करना है, हम उनसे ये बात करेंगे। सी यू आफ्टर द ब्रेक। से पहले हम पीएमएलएन का मौक़िफ़ ले रहे थे। अभी मेरे साथ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के डायनामिक लीडर मौजूद हैं, उस्मान सईद बसरा साहब। बहुत शुक्रिया उस्मान साहब, आपने हमें ज्वाइन किया। अब वक्त ऐसा कशीदगी की तरफ जा रहा है अनफॉर्चुनेटली कि एक तो हमें बैनुल अक़वामी सतह के ऊपर बहुत सारे मामलात को कंफ्यूजन का सामना करते हुए हम देख रहे हैं। दूसरी तरफ आज कोर कमांडर मीटिंग होती है, उसमें ये कहा जाता है कोई भी मिस एडवेंचर, ऑफ कोर्स भारत की तरफ इशारा करते हुए कि कोई भी मिस एडवेंचर हुआ तो हम उसको जवाब देने के लिए पूरे तैयार हैं। ऐसी सिचुएशन में जहां बैरूनी महाज के ऊपर बहुत अनसर्टेनिटी है उस्मान साहब, वहां हमें अंदरूनी महाज कम नहीं कर लेने चाहिए? हम लोगों को, ऑपोजिशन को मिल बैठकर बिठा नहीं लेना चाहिए, ताकि एटलीस्ट जो इंटरनल पॉलिटिक्स है वो डिस्टेबलाइजिंग फैक्टर ना बन जाए? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अनीका, आपका बहुत शुक्रिया।
एक तो जो आपने पहले कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस का हवाला दिया, और इसके अलावा भी पाकिस्तान की जो जियो स्ट्रेटेजिक जो पोजीशन है उस हवाले से जो भी इलाके के अंदर जो हमारे रीजनल थ्रेट्स हैं, हमें देखिए, एक तो हमें बिल्कुल डे फर्स्ट से 1947 से हमें मालूम है, जिस दिन पाकिस्तान मार्ज़ वजूद में है अल्लाह के फजल से, कि हमारे साथ एक अजली दुश्मन हमारे हमसाये के अंदर मशरकी सरहद के ऊपर मौजूद है। फिर अल्लाह ताला ने फजल किया, हमारी फ़ौज पाकिस्तान, हमारी बहादुर अफ़वाज, वो ज़मीनी, फ़ज़ाई, बर्री और बहरी जितनी भी हैं, सब ने ज़बरदस्त तरीके से अपने आप को इवॉल्व किया, मज़बूत किया, और आज अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान दुनिया की वाहिद एटमी इस्लामी रियासत के तौर पे भी मौजूद है, और इंशाअल्लाह ताला अपने दुश्मनों को से निपटने की तमाम तर सलाहियत रखता है। यहाँ पे टेक्नोलॉजी है, यहाँ पे अज़्म है, यहाँ पे बहादुरी है, यहाँ पे शहादतें हैं, और ये गाजियों की सरजमीन है। और ये आज का भी पैगाम जो कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस है, वो बहुत से उन लोगों के लिए काफ़ी है, जो सरहद पार से बैठ के भी, और उनके जो लोग सरहद के अंदर उनको फैसिलिटेट कर रहे हैं, कि इस इंशाल्लाह इस मुल्क की बहादुर अफ़वाज और इस मुल्क के लोग और इसकी हुकूमत नबरदज़मा होने की तमाम तर सलाहियत रखते हैं, और हमने करके भी दिखाया है। अभी जब हमने पिछले दिनों पे हमारी नापाक नज़रें हमारी फ़ज़ाई हदूद पे आई, तो हमने करके भी दिखाया है, और इससे पहले जंगों में भी करके दिखाया है। अब आपने आगे, आपकी बात बड़ी वैलिड है कि बिल्कुल अंदरूनी तौर पे जो महाज़ हैं, अनिका देखिए, आपकी भी बड़ी गहरी नज़र है सियासत के ऊपर। आखिर हम जानना चाहते हैं कि अंदरूनी तौर पे जो एक सो कॉल्ड पीडीएम के नाम पे जो हम समझते हैं पाकिस्तान डिस्टेबलाइजिंग मूवमेंट है, जो पाकिस्तान को अंदर से कमजोर करने की एक कोशिश की जा रही है, आखिर उनके मतमा नजर क्या है? आखिर वो क्या मसला है जिसकी वजह से वो पाकिस्तान के अंदर एक पॉलिटिकल एनार्की यानी कि सियासी इंतशार को हवा देके उसको पोज कर रहे हैं? देखिए, वो मसला अभी तक तो आपके सामने भी, और दुनिया उसको जानती है, वो है कि जो कुछ हमने स्याहकारियां माजी में की हैं, इस मुल्क की मुआशियात के साथ, इस मुल्क के लोगों की तकदीर के साथ, और इस मुल्क के मुआशी मामले में जो हमने गड़बड़ की है, जो हमने काले करतूत किए हैं, उसके ऊपर आप मट्टी पाएं और आगे चल पड़े। ये नहीं है, अब हो सकता। हम यहाँ एक मिनट, कथा कलामी के लिए माजरत, लेकिन यहाँ अभी मेरी थोड़ी देर पहले डॉक्टर अफनान पीएमएलएन के रहनुमा से भी बातचीत हो रही थी यही। इससे पहले बहुत सारे पीएमएलएन के, पीपल्स पार्टी के, बाकी ऑपोजिशन पीडीएम की बहुत सारी जमातों के लोगों ने ये बड़ा वाजे कहा है कि हमें एनआरओ नहीं चाहिए, वी डोंट वांट एन एनआरओ फ्रॉम पीटीआई या हुकूमत, और हुकूमत एनआरओ दे भी नहीं सकती। तो फिर ये एनआरओ बीच में कैसे आ जाता है, क्यों आ जाता है, और क्या इस अकाउंटेबिलिटी को सेपरेट रख के, मुल्की मामलात को सेपरेट रख के नहीं चलाया जा सकता? अब अनिका, ये आपका बड़ा खूबसूरत सवाल है, मैं इसकी टेक्निकल वेज के ऊपर जवाब देना चाहूंगा। देखिए, अपोजिशन ने दो तरह की चीज, ये हाथी के दांत हैं, पीडीएम हाथी के दांत हैं, ये खाने के मतलब कमीशन और भत्ता खाने के और हैं, और दिखाने के यानी कि जो भी आप बात करें ये नैरेटिव बनाने के और हैं। आप मुझे बताइए कि जब अभी अभी हाल ही के अंदर जब हमने ये जो एक बिल पास करवाए हैं, आपको पता है, ये अभी असेंबली के अंदर से जो एंटी मनी लॉन्ड्रिंग के बिल थे, जो पाकिस्तान के कौमी मुफाद के अंदर फैटफ ने जो हमसे कहा था, उसके अंदर जो 34 हमें एक कागज के ऊपर लिख के 34 शायद दी थी मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी और पीडीएम ने मुशतरका तौर पे, वो 34 की 34 क्या थी आपको पता है? वो थी कि आप उसमें चीजा चीजा जो थी उसमें थी, एक तो आप 90s के ऑनवर्ड जितना भी एहतसाब है इसको रोकें, इसमें जो एहतसाब का कानून है नैब ऑर्डिनेंस, उसके अंदर उसकी तमाम 30 या 32 की शिकें हैं, उनमें से 28 को तब्दील कर दें। उसके अंदर ये था कि आप नैब की जो पर है वो काट दें, और नैब को बिल्कुल आप एक सिंबॉलिक इदारे के तौर पर ले आए। और उसमें इंपॉर्टेंट बात ये थी, नैब के अंदर तरामीम करने का सबसे पहले जो इस दौरे हुकूमत में बात की थी, वो तो खुद हुकूमत ने की थी ना। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कहा करती थी कि नैब जो है वो पॉलिटिकली मिसयूज हुआ करती रही है पास्ट में, हम इसके कानून को तब्दील करेंगे। तो सबसे पहले आप लोगों का दावा था। अनीका, हमारा दावा नहीं था, हम तो आज भी कह रहे हैं कि नैब के कानून को तब्दील करने की जरूरत है, बट फॉर गुड, नॉट फॉर बैड। पाकिस्तान का सबसे बड़ा मसला जो 72-73 साल में खुल के सामने आया है, जिसके ऊपर पूरी कौम मुत्तफिक है, वो करप्शन है। हम कह रहे हैं कि नैब के कवानीन को फॉर गुड तब्दील करने की जरूरत है। इसमें बहुत से लूप होल्स हैं, जिस तरह के आसफ अली जरदारी साहब को सैफुर रहमान साहब ने इन कवानीन को यूज करते हुए 13 साल पाबंदी सलासल रखा और अल्टीमेटली कुछ साबित नहीं हुआ। हम कहते हैं कि नैब के कवानीन को बेहतर करने की जरूरत है, ताकि
पाकिस्तान के अंदर जो लूट मार का कल्चर है ये हमेशा के लिए सजा की नजर हो के बंद हो। हम ये लोग क्या चाहते हैं? अब देखिए इसमें और भी मैं आपको एक रॉकेट साइंस भी बता देता हूं। गवर्नमेंट कैसे एनआरओ दिया करती है? गवर्नमेंट ऐसे एनआरओ दिया करती है कि जो प्रोसिक्यूशन का डिपार्टमेंट है, यानी कि सरकारी वकील जो जाके केस को तैयार करते हैं और उसको लड़ते हैं, हुकूमत उनको इंस्ट्रक्शन देती है नॉट इन रिटन मगर वर्बली कि आप इन कवानीन के पीछे ना खड़े हो, केसेस को परसू ना करें और इनको लटकाए रखें। हाँ, ये है वो एनआरओ जो मांगते हैं। ये सारी दुनिया को पता है। आपको पता है कि इस पे पहले जो सैफुर रहमान यानी तसाबुर रहमान के नाम से वो मशहूर रहे, किस तरह पीपल्स पार्टी को विक्टिमाइज किया। हुदैबिया पेपर मिल जो एक क्लासिक एग्जांपल है मनी लॉन्ड्रिंग की, और दुनिया में शायद बड़े बड़े केसेस मनी लॉन्ड्रिंग के हो, उनमें टॉप 3 केसेस के अंदर हुदैबिया क्लासिक एग्जांपल है मनी लॉन्ड्रिंग की। ये पीपल्स पार्टी ने बनाया था, लेकिन कवानीन में सुकम होने की वजह से नवाज शरीफ उनका खानदान इसके ऊपर चलता रहा। अल्टीमेटली आपको पता है वो मंतकी अंजाम तक नहीं पहुंचा। हम ये कहते हैं कि अपोजिशन को आप आइए बैठिए, एक चीज एनआरओ के सिवा पाकिस्तान के वजीर आजम आपसे हर बात करने को तैयार हैं। उसकी मिसाल क्या है? गिलगित बल्तिस्तान में आपने कहा जी इलेक्शन में रिगिंग हुई है, वजीर आजम ने कहा कि आइए इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग की तरफ चलते हैं, इलेक्टोरल प्रोसेस को ठीक करते हैं, निजाम जो है इसका इलेक्शनरिंग का इसको तब्दील कर देते हैं, इलेक्ट्रॉनिक, उसकी तरफ ये नहीं आएंगे क्योंकि पाकिस्तान के अंदर रिग्ड इलेक्शन के सबसे बड़े बेनिफिशियरी नून लीग और पीपल्स पार्टी हैं। प्राइम मिनिस्टर और उनकी टीम और हमारी हुकूमत अपोजिशन के साथ एनआरओ से हटके चोरी और इत्तेसाब के सवाल को कॉम्प्रोमाइज करने के अलावा हर चीज पे बात करने को तैयार है, उनको साथ लेके चलने को तैयार है। लेकिन अनीका अब इस्लामाबाद में बैठी है, मैं तो आज गुजरांवाला में हूं, अपने हल्के में हूं, यहाँ पे वांडो में आया हुआ, मैं तो वहां हूं नहीं। आपको बेहतर पता है, अपना रिकॉर्ड निकलवा लें कौमी असेंबली का, अगर उसके अंदर 100 घंटे की एक कार्रवाई हुई है, जस्ट सपोज 100 घंटे की, उसमें अगर 50% टाइम अपोजिशन ने लिया है, उसमें 49.9% टाइम उन्होंने या प्रोडक्शन ऑर्डर के नजर किया है, उस पर बहस की है, एहतसाब के अमल को लताड़ा है, नैब को गाली दी है, पाकिस्तान की हुकूमत को बुरा भला कहा है। एक भी ग्रज रखे हुए ऑपोजिशन आप कह रहे हैं कि वो हुकूमत से बात इसलिए नहीं करेगी बिकॉज ऑफ कोर्स पर्सनल ग्रज है। लेकिन यहाँ एक पर्सनल मामले की बात कर लेते हैं। शरीफ खानदान के नवाज शरीफ साहब, शहबाज शरीफ साहब की वालिदा की वफात हो गई। नवाज शरीफ साहब को, हमजा शहबाज शरीफ साहब को पेरोल पे रिहा किया जाएगा। बहुत सारे लोग ये सवाल उठा रहे हैं कि कल क्यों, आज क्यों नहीं? जब वफात की खबर मिल ही गई है तो पेरोल पे रिहा कर दें। एक दिन ज्यादा हो जाएगा, कुछ घंटे ज्यादा हो जाएंगे तो हुकूमत को इससे क्या फर्क पड़ेगा? कुछ लोग नाक़िदीन जो हुकूमत के हैं वो कहते हैं कि बेसिकली हुकूमत ने भी इसको पर्सनल ग्रज बना लिया है। इज दैट सो? अनीका, मैं इस बात को कैटेगोरिकली डिनाई करता हूं। देखिए मसला यह है कि अब पाकिस्तान के अंदर कानून की हुक्मरानी है, जो कि आज से अगर 73 साल पहले हो चुकी होती तो आज मैं और आप एक बहुत बेहतर पाकिस्तान में बैठे होते। एक प्रोसेस है पेरोल पे रिहाई का, मुस्लिम लीग नून को चाहिए कि उस प्रोसेस को फॉलो करे और उसके अंदर अगर कोई लुकनत है, कोई हर्डल है, उसको दूर करे ताकि जो मुलज़मान है, जो पाबंदे सलासत है, वो जल्दी से बाहर आ सके। देखिए यहाँ पे बादशाह का कानून तो चल नहीं रहा। अब वो कानून नहीं है कि मियां साहब वहां बैठे हुए हैं, उनकी हाँ और ना के अंदर मुल्क के फैसले हो रहे हैं। कानून की पाबंदी करें। अगर तो हमारी हुकूमत कहीं पे हर्डल खड़ी कर रही है, प्राइम मिनिस्टर ने सबसे पहले इसके इज़हार ताज़ियत भी किया, लेकिन एक मेरा भी एक सवाल है, वो तो चलो पेरोल पे आ जाएंगे इंशाल्लाह ताला, कानूनी एक कार्रवाई है पूरी होगी, कल आ जाएंगे। और कत्तन हुकूमत का मैं आपको कैटेगोरी कह रहा हूं, कोई हमने अना का मसला नहीं बनाया, क्योंकि ये इंतहाई छोटी बात है इस बात के ऊपर करना भी कि किसी ने अना का मसला बनाया है। ये गम का एक वक्त है, लेकिन मैं भी सवाल करना चाहता हूं ना जी, गम के वक्त में नवाज शरीफ को किसने रोका है पाकिस्तान में आके नमाज जनाजा में शिरकत करने से? उनको तो पेरोल की जरूरत नहीं है, एक टिकट की जरूरत है। मैं पे करता हूं उनके बच्चों को बड़ी इंपॉर्टेंट सवाल है। तो मैं आपकी तरफ आऊंगी, लेकिन अभी मुझे एक ब्रेक पे जाना है। ब्रेक के बाद फौरन वापस आते हैं, उसके बाद फिर इसको कंटिन्यू भी करते हैं, नवाज शरीफ साहब की वापसी। ब्रेक। उस्मान साहब, आपने नवाज शरीफ साहब के आने की बात की थी। मैंने आपसे ये सवाल करना है कि आप नवाज शरीफ साहब को वापस कब ला रहे हैं? क्योंकि हुकूमत ने बड़े दफा कहा कि हम नवाज शरीफ साहब को वापस लाने के लिए हर किस्म की तगोदो करेंगे। इमरान खान साहब ने ऑर्डर किया अपने वजीरों मुशीरों को कि नवाज शरीफ को वापस लाने का तरीकाकार ढूंढे, कानूनी तरीका, और लेकर आए वापस। कब ला रहे हैं आप नवाज शरीफ साहब को वापस? अच्छा अनीका, इसमें दो पहलू हैं। सबसे पहला तो एक कानूनी पहलू है, एक इसका मॉरल यानी इखलाकी पहलू है।
जो तो कानूनी पहलू है, देखिए अनीका, ये लोग बड़े श्रूड हैं, ये लोग बड़े वेल प्लान्ड हैं। इन्होंने आज तक वो सेफ हेवंस, वो एक महफूज ठिकाने जहां पे इनको पता था कि कल को इन्होंने जाके छुपना है, जहां पे इन्होंने पैसा छुपाना है, जहां पे इन्होंने मनी लॉन्ड्रिंग करके बड़ी बड़ी बिजनेस एम्पायर खड़ी करनी है, और अल्टीमेटली जहां पे हुकूमत करने के बाद, यानी कि यहाँ पे ठाट बाट के बाद की जो जिंदगी वहां गुजारनी है, उन मुल्कों के साथ इन्होंने एक्स्ट्राडिशन ट्रीटीज, यानी कि हवालगी मुल्जमान का जो एक मुआहदा है, वो किया ही नहीं। बरतानिया के तो आप लोगों ने 2019 में ट्राई किया था, बरतानिया ने मना कर दिया था। नहीं, देखिए, आप प्राइम मिनिस्टर यानी कि आपकी हुकूमत की विल है ना जी, अभी आप देखेंगे कि इंशाल्लाह ताला आपको आने वाले 1 महीने के अंदर इस पे ऊपर अमल होता नजर आएगा। ये किस तरह मुमकिन है? देखिए, मसला ये है कि अगर आप अपनी जियो स्ट्रेटेजिक डेप्थ देखें अपने ताल्लुकात की बरतानिया के साथ, तो वो किसी सूरत भी ऐसे कवानीन के साथ सिग्नेटरी होने पे आपको मना कर ही नहीं सकते, जो एक आइन और कानून की रूप को जायज है। लेकिन आप देखिए, एक इसका ये तो एक लीगल मसला है, प्राइम मिनिस्टर के ऊपर बड़े क्लियर है, उन्होंने अपनी एक टीम को, जो लीगल टीम है, उनको कहा है कि इसके अंदर तमाम कवानीन को देखें, हम किस तरह से इनको लेके आ सकते हैं वापस, नंबर 1। दूसरा, इसका सबसे बड़ा इखलाकी पहलू है। देखिए, पाकिस्तान को इनकी चरागा है कि आप यहाँ पे आए, जब मुश्किल पड़े आपको 2/3 अक्सरियत दे कौम, आइन की तहफ्फुज के लिए, और आइन पे शब खून मारा जाए, 40 संदूक लेके आप सो कॉल्ड अपने आप को भाग जाएं बीमारी के नाम पे। साहब, मेरे सेगमेंट का वक्त खत्म हो गया, बट थैंक यू सो मच, आपने ज्वाइन किया। इसको किसी और दिन में इंशाल्लाह फर्दर डिस्कस करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग मी इन माय शो, इट वाज अ प्लेजर हैविंग यू। अभी अपने अगले सेगमेंट की तरफ बढ़ते हैं और बात करेंगे कोरोना वायरस के बढ़ने की। हमारे साथ डॉक्टर नसीम अख्तर साहिबा मौजूद हैं फोन लाइन पर, खुद कोरोना से गुजर भी चुकी हैं। इस्लामाबाद के सबसे बड़ी सरकारी अस्पताल जो पिम्स है, उसके कोविड वार्ड, कोविड आइसोलेशन वार्ड की सरबराह भी हैं। बहुत शुक्रिया डॉक्टर नसीम अख्तर, आपने हमें ज्वाइन किया। डॉक्टर साहब, आप पिछले कोविड की वेव और इस कोविड की वेव कंपेयर कैसे करती हैं? जी, मेरा तो ख्याल है कि जब पहली वेव आई थी तो उस वक्त जो पेशेंट्स का एटीट्यूड था वो थोड़ा सा, मैं समझती हूँ, थोड़ा संजीदा था, और उस वक्त लोगों में डर खौफ की कैफियत थी, और तो कुछ ज़्यादा ही लोग केयरफुल थे और मामूली शिकायत की सूरत में भी हॉस्पिटल आ जाते थे। लेकिन अभी मैंने नोटिस किया है कि जो पेशेंट थोड़े से ज़्यादा सिक हो रहे हैं, जिनकी सैचुरेशन बहुत ज़्यादा ड्रॉप कर जाती है, तब जाके वो हॉस्पिटल आते हैं। तो हमने इसलिए रिलेटिवली इस वेव में देखा है कि ज़्यादा सिक पेशेंट हॉस्पिटल में आ रहे हैं, और इसी वजह से उनमें मोर्टेलिटी भी कदरे मुझे थोड़ी सी ज़्यादा देखने को मिली है, क्योंकि बहुत सारे पेशेंट्स इतनी कम सैचुरेशन के साथ आते हैं कि उनकी मैनेजमेंट करना इंतहाई मुश्किल होता है। तो मैं समझती हूँ कि एटीट्यूड का डिफरेंस है। जी, ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। आपने ऑक्सीजन सैचुरेशन की बात की है, और अक्सर लोग जो हैं घर पे कोविड गुजारना प्रेफर कर रहे हैं। क्या पॉइंट होना चाहिए ऑक्सीजन सैचुरेशन का कि उस पॉइंट के बाद किसी भी शख्स को फौरी तौर पर अस्पताल जाना चाहिए? बहुत अच्छा पॉइंट आपने रेज किया है। इसमें मैं समझती हूँ कि लोगों को आगाही देना बहुत ज़रूरी है। अब बहुत सारे लोग ये जानते हैं कि पल्स ऑक्सीमीटर एक छोटा सा डिवाइस है जिसमें 2 सेल डलते हैं, और उसमें आपकी हार्ट रेट और आपकी जो ऑक्सीजन का लेवल है बॉडी का, वो दिखाई देता है। तो नॉर्मल जो हमारा सैचुरेशन का लेवल होता है वो 95 एंड अबव होता है। तो जो भी पेशेंट जो समझते हैं कि उनको चलने फिरने पे या थोड़ा सा एक्सर्ट करने पे उनकी सैचुरेशन ड्रॉप करती है, या उनके पास अगर ये आला नहीं है और वो समझते हैं कि उनको थोड़ी सी डिफिकल्टी इन ब्रीदिंग हो रही है, यानी उनका सांस फूल रहा है, तो वो ज़रूर डॉक्टर से मशवरा करें और हॉस्पिटल में आएँ। और या जिनके पास पल्स ऑक्सीमीटर मौजूद है वो उसको उसके अपनी फिंगर पे लगा के देखें कि उनकी ऑक्सीजन का लेवल कितना है। अगर ये लेवल 94 या 94 से कम है तो मैं समझती हूँ ये वो टाइम है कि जब घर में नहीं बैठना, जहाँ घर में मैनेजमेंट नहीं हो सकती, फौरी तौर पर हॉस्पिटल आ जाना चाहिए, ताकि बर वक्त इलाज से कॉम्प्लिकेशन से बचाए और इरिवर्सिबल डैमेज हो जाता है उस तक नौबत ना आए। राइट। अच्छा डॉक्टर साहब, अब मसला ये है कि इस वाली कोविड की वेव के अंदर लोग कहते हैं कोरोना वोरोना कुछ नहीं है, कुछ नहीं होगा, ज्यादा कोई मसला नहीं है, बाकी बीमारियों से भी तो लोगों की वफात होती है, तो इससे भी थोड़ी बहुत हो रही है, कोई फर्क नहीं पड़ता। अनफॉर्चुनेटली ये सूरत हाल है। ऐसी सिचुएशन में बहुत सारे लोगों ने मास्क पहनना बंद कर दिया, सोशल डिस्टेंसिंग नाम की कोई चीज नहीं रही। डॉक्टर साहब, आप अस्पतालों में जो आप सूरत हाल देख रही हैं, उसके पेश नजर SOPs को फॉलो करना कितना जरूरी है?
बहुत ज़रूरी है। मैं समझती हूँ पिछली वेव में भी उतना ही ज़रूरी था, बल्कि उससे भी ज़्यादा ज़रूरी है इस वक्त, क्योंकि मौसम सरमा इस वक्त जो है वो तकरीबन आ चुका है, बारिश हो रही है, इन्फ्लुएंजा और दूसरे वायरसेस और भी बड़ी बीमारियां फैल रही हैं। फिर आपको पता है क्लोज स्पेसेस के अंदर लोग हीटर लगा के कमरे में बंद हो जाते हैं और बहुत सारे लोग एक कमरे में होते हैं जहाँ पे सांस एक ही फिजा में लिया जाता है, तो वायरस की ट्रांसमिशन का रेट बढ़ सकता है और बढ़ रहा है। तो मैं समझती हूँ कि ऐसी सूरत में फासला रखना बेहद ज़रूरी है। सोशल डिस्टेंसिंग, आप देखें, आप शॉपिंग मॉल्स में चले जाएं, ऐसा मालूम होता है कि जैसे ये आखिरी शॉपिंग है, इसके बाद तो होनी ही नहीं है, कि शायद मौका ना मिले ज़िंदगी में दोबारा। तो यही सूरत हाल बाकी आम मार्केट्स में भी है कि जहाँ पे भी आप चले जाएं यही नज़र आता है कि मास्क अगर पहना भी है तो ठीक तरह से नहीं पहना है, अव्वल तो पहना ही नहीं है। तो देखिए अगर कहीं पे 50 बंदे हैं और उसमें से 25 ने भी मास्क नहीं पहना जी, तो बहुत ये डेंजरस है। इंडीड इंडीड। डॉक्टर साहबा, मैं आपको गाहे बगाहे जहमत देती रहूंगी क्योंकि कोरोना बढ़ रहा है और लोग बदएहतियाती से काम ले रहे हैं। थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग मी इन माय शो। इससे पहले उस्मान सईद बसरा, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा, और डॉक्टर अफनानुल्लाह, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के रहनुमा हमारे साथ मौजूद थे। आप तीनों का बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, खुदा